जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर के द्वारा जो क्लास में पॉलिटी का टेस्ट करवाया जाता है उसके सारे प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो, बिहार शिक्षक का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेड प्रश्न देखने से मतलब ध्यान में ज़्यादा बार एक ही क्वेश्चन को देखने से मतलब वो हमेशा के लिए याददाश्त में रह जाता है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 171 में रखा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? दूसरे सदन में विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है। विधान परिषद और विधानसभा ये दो सदन होते हैं, ठीक ना? तो बताइएगा कि विधान परिषद के संबंध में कौन सा सही विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा ये सही है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 169 में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने का इजाजत मिलती है? तो ये मिलती है किससे? तो अनुच्छेद 169 से। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? जैसे संसद में कौन कौन आते हैं? तो संसद में हम सब जानते हैं, संसद में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा ये संसद के अंतर्गत आते हैं। तो उसी प्रकार भारतीय संविधान के विधायिका के अंतर्गत में आता है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। जहां इसका अस्तित्व है, सभी राज्य में तो विधान परिषद नहीं है, लेकिन जहां विधान परिषद है वहां पे विधान परिषद भी आएगा, और जहां विधान परिषद नहीं है वहां पे राज्यपाल और विधानसभा आएगा। तो इसका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किया जाता है मंत्री परिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा छठा का। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उच्च सदन हो जाएगा विधान पालिका परिषद जो है उच्च सदन है। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को। 8 के डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो मनी बिल जो है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की गई है? तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति अभी ऊपर में क्वेश्चन देखें दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 169 में दिया गया है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति 169 में। अगला है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसके अनुमति के? तो बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पे। और इसी तरह केंद्र में होता है कि राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं प्रस्तुत होता है। चलिए 12 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो किसी भी राज्य में कम से कम न्यूनतम विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है और अधिकतम 50 हो सकता है। लेकिन अपवाद के तौर पे भी बहुत सारे राज्य हैं
जैसे गोवा में 40 सीट है, जो कि 60 से कम है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 170। भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अभी ऊपर में ये प्रश्न देखे हैं कि कम से कम 60 हो सकते हैं और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतम पूछ रहा है, न्यूनतम पूछता तो 60 हो जाता। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है साथियों? तो ये संचालन जो है ये किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्धारणता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये राज्यपाल है। विधानसभा के सदस्यों की निर्धारणता से संबंधित प्रश्नों का अंतिम विनिश्चय करने किसके द्वारा किया जाता है? तो सेम प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऊपर में क्वेश्चन आया था शायद, तो बताइएगा। ये देखिए यहाँ पे भी आया है, विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्धारणता से संबंधित, यहाँ पे भी है विधानसभा के किसी सदस्य की निर्धारणता है। तो इसका 17 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 17 का ये राज्यपाल सही आंसर हो जाएगा अभी। चलिए 18 देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो वो त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो दे सकता है किसे? तो उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उस अध्यक्ष विधानसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष के पद पर बना रह सकता है, ठीक ना? कब तक बना रह सकता है? 19 का। तो ये विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की बैठक के ठीक पूर्व तक बना रह सकता है, पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, ठीक ना? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर है कि राज्य की विधानसभा के 17 का अध्यादेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अध्यादेश जो है तो साथियों ये दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है? तो ये गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का उपयोग करते हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है मतलब। तो इसका सही आंसर यही सी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब सही है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? राज्य का विधानसभा जो है किसके निर्वाचन में भाग लेती है ये पूछ रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लेता है, निर्वाचन में ये लेता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं लेता है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में लेता है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में लेता है। यानी कि पहला, तीसरा, चौथा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है, ये ऑप्शन सही है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पीवी नरसिम्हा राव जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे। पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। त्रिस्तरीय पंचायती तंत्र में शामिल है, कौन कौन शामिल है? तो ये ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी से सारे प्रश्नों को करवा देते हैं साथियों, ताकि कम समय में सारे प्रश्न मतलब आप सबके पास ये हो जाए, सॉल्यूशन हो जाए। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। यदि पंचायत भंग होती हो तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो निर्वाचन यहाँ 6 माह के अंतर्गत
हो जाना चाहिए, 6 माह के अंदर में। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की थी? तो अशोक मेहता पूछेगा। अशोक मेहता, दो नाम है, एक अशोक दूसरा मेहता, ठीक ना। तो दो नाम है, अशोक मेहता नाम है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की थी? तो 2 स्तरीय। वही पूछेगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता से एक क्वेश्चन आता है, बलवंत राय मेहता, ठीक ना। तो इसमें अशोक मेहता पूछेगा तो 2 है, तो 2। अब बलवंत राय मेहता 3 नाम है, बलवंत राय मेहता। तो यहाँ पे 3 त्रिस्तरीय पंचायत का गठन करेगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत पंचायत का जो चुनाव होता है दोस्तों, ये किसके निर्णय से होता है? तो ये राज्य सरकार के निर्णय से होता है। यानी कि 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो ये नागौर, राजस्थान में नागौर पड़ता है, वहीं पे किया गया था। भारत में त्रिस्तरीय, अभी बताए हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया है? प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता। देखिए, एक बलवंत, 1 2 और यहाँ पे 3 3 हुआ ना, 1 2 3। तो 3 है, तो त्रिस्तरीय पूछेगा तो बलवंत राय मेहता, वही अशोक मेहता। 1 2 है, 2 नाम है, 2 अक्षर है, तो द्विस्तरीय में अशोक मेहता हो जाएगा। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? 36 नंबर। तो ये स्थानीय सरकार है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से बलवंत राय मेहता संबंधित है। 4 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो 4 स्तर का जो सुझाव है, ये अशोक मेहता ने ही दिया था। 2 स्तर और 4 स्तर का अशोक मेहता। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग की कार्यों का निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सौंपा जा सकता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो 317 के अंतर्गत में हटाया जा सकता है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सही है, बताइएगा। तो 43 का सही आंसर, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, ये सही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष के नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर रोज बैथ्यू जो है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? ये राष्ट्रपति को सौंपता है। निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? तो ये एक संवैधानिक संगठन है, संवैधानिक संगठन है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। वही संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा पूछेगा? यहाँ पे संघ रह जाता राज्य की जगह पर, तो राष्ट्रपति के द्वारा हो जाता, ठीक ना। संविधान के किस भाग में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख देखने को मिलता है? तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग को किस भाग में देखने को मिलता है? तो ये हो जाएगा भाग 14 में। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। संविधान के कौन से अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान करते हैं? अनुच्छेद पूछ रहा, विभाग था तो 14, और यहाँ पे अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 315 से 323 तक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। वही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसे सौंपेगा त्यागपत्र? तो राज्यपाल को हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते किस पर भारित होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी
तो ये केंद्र की संचित निधि पे भारित होते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष के कार्यकाल व नियुक्ति संबंधित प्रावधान उल्लेखित है किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 316 में उल्लेखित है। किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं? तो 317 के अंतर्गत में। सॉरी 317 नहीं होगा, बताइएगा 53 का सही आंसर। तो ये 323 के अंतर्गत में, ठीक है ना, 323 के अंतर्गत में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का ये हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को पद से कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति ही हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो निर्धारण हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। 56 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यक्ष व सदस्य को हटाने संबंधित मामले की जांच कौन करता है? 57। तो ये उच्चतम न्यायालय करता है मामले का जांच। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? श्रीमती विजया रहाटकर, ठीक ना, ये है। पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर जो थे, ये पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। निम्न में से कौन सा राज्य मानव अधिकार का कार्य नहीं करता है? तो मानव अधिकार का उल्लंघन करने वालों को सजा देना यह मानव अधिकार का कार्य नहीं है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1993 में लागू किया गया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है? तो राज्य निर्वाचन अधिकारी जो है संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है 64 नंबर। तो यह अनुच्छेद 324 संबंधित है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार चुनाव आयोग को है। निर्वाचन आयोग को पद से कौन हटा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये भी नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का। 67 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो ये चुनाव आयोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चुनाव आयोग। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी होता है? तो ये 4 राज्यों में मान्यता जरूरी होता है। साथियों आपको बताते चले कि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे खान सर का जो दरोगा का क्लास में टेस्ट सीरीज चलता है उसका भी सॉल्यूशन करवाया जाता है, और प्रदीप सर का भी जो दरोगा का सेट है उसका भी, और किरण का भी चल रहा है लेटेस्ट में, ठीक ना। तो अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव आयोग से संबंधित पूछ रहा 69 नंबर। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु के लिए होता है, सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों और उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ये भी सही है। आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति
जो कि 1990 में आया था, किससे संबंधित है? तो ये समिति संबंधित है साथियों चुनाव सुधार से। दिनेश गोस्वामी, याद रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1980 में हुआ था। निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? इससे पहले वाला भी एक सेट करवा दिया गया है खान सर का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा। 72 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है साथियों। लेखानुदान बना लेखानुदान बना है कैसे, किसके लिए? लेखानुदान जो है किसके लिए बना हुआ है? 73 नंबर। तो ये बजट पारित लंबित होने के लिए किया गया, बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। किसी किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? बताइएगा इसमें से किनको। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या कह रहा है, सही कूट का चयन करने के लिए कह रहा है 76 नंबर, ठीक ना। 76 नंबर सही कूट का चयन करने के लिए कह रहा है, तो देखना है इसमें कौन सा सही है। शक्तिकांत शर्मा भारत के 11वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये गलत हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है, ये सही है, यानी कि दूसरा सही है, पहला गलत है। क्या पूछ रहा है कि सही कूट का चयन करने का रहा, तो दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, ठीक ना। मिलान करने के लिए कह रहा है, ये भी क्वेश्चन इससे पहले वाला सेट में आया था। तो बताइएगा कि संघीय सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? संघीय सूची में कितने विषय हैं? तो संघीय सूची में 97 हो जाएंगे। राज्य सूची में कितना है? राज्य सूची में 66 है और समवर्ती में 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? तो ये राज्य एवं केंद्रों के बीच वित्त से संबंधित है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। सत्य कथन को चुनिए। इसमें से सही कथन है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, 80 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनने के लिए कह रहा कि 81 का कौन सा गलत कथन हो जाएगा? तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, यही गलत है। गलत पूछ रहा था, बाकी सब सही है, ठीक ना, बाकी सब सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ये भाग 11 में है। संघ एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधित प्रावधान को तो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित मतों से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो 84 का ये वित्त आयोग हो जाएगा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों में प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनिमय करते हैं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 245 और 246। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन कौन है? 86 नंबर बताना है। तो ये 86 का कौन सा कथन सही है? दो कथन दिया गया है। तो पहला क्या है कि केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं, सही है। भाग 11 में 2 अध्याय हैं। पहले में वित्तीय संबंध बताए गए हैं, जबकि दूसरे में प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध, यानी कि ये भी सही है, दोनों सही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सी ऑप्शन सही है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा।
कौन सा सही आंसर हो जाएगा 87 का? तो 28 जनवरी 1985 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तो यह 65 वर्ष, यही उच्च न्यायालय में पूछेगा तो 62 वर्ष हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो ये वेतन होता है संसद के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का सेवानिवृत्त अभी बताएं कि अगर उच्चतम पूछेगा तो 65 हो जाएगा, उच्च पूछेगा तो 62 हो जाएगा। 91 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये उत्प्रेषण जो है परीक्षण करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा। तो ये राज्य के समेकित निधि से दिया जाता है, लेकिन इसका पेंशन केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। निम्न में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू होती है? तो उत्प्रेषण लागू होता है। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ये मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है साथियों। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को देता है त्यागपत्र। भारत में चलित न्यायालय, इसका मानस पुत्र कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सही आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर है कि नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय माना जाता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, यानी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, ठीक ना? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हो जाएगा संजीव खन्ना है, संजीव खन्ना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।